नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 9 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य के और तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि ओडिशा के राउरकेला में भारत के का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके साथ ही इस स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के कैंपस में किया जाएगा। इस स्टेडियम में 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैचों का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ एक हॉकी की गवर्निंग बॉडी है और इसका गठन 7 जनवरी 1924 में किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसेन में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसेन में है और वर्तमान में इसके 137 देश सदस्य हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के मौजूदा अध्यक्ष कौन है? ये भारत के नरेंद्र बत्रा इसके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। तो ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जहां पर 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो इसके साथ ही चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता है 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को। तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो आयोजित किया गया वो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये कब किया गया? 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका इस बार जो विषय रहा, जो सम्मेलन का जो विषय रहा, थीम रहा, वो क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो इस प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार का जो सम्मेलन का विषय रहा, थीम रहा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसके साथ ही इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही देखा जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए, और इसके साथ ही इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उस उपलक्ष्य में इस दिवस का आयोजन 2003 से किया जा रहा है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अभी स्थायी सदस्यों के बीच अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व की कमी के विरुद्ध भारत ने आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, वो उभरते हुए देश हैं और इसीलिए उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी कुछ अफ्रीकी देशों को मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ अस्थायी सदस्यों में भी अफ्रीकी देशों को सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसी प्रकार देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसके साथ ही इसमें 54 देश, 8 क्षेत्र और 2 स्वतंत्र राज्य हैं और ये दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। इसके साथ ही एक दृष्टि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर डालें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली
और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, जो इसकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है। और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 10 सदस्यों का जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वहीं अगर 5 स्थायी सदस्यों को देखें तो 5 स्थायी सदस्यों में जो देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को एक वोटिंग पावर होती है जिसे वीटो का अधिकार कहते हैं। और वीटो के अधिकार के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए एक संकल्प या निर्णय के नकारात्मक वोट करता है तो यह जो संकल्प है या निर्णय है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। तो चलते वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 6 जनवरी को। अभी 6 जनवरी 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने BIS खिलौने के परीक्षण BIS खिलौना का परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत खिलौनों को शामिल किया है, यानी कि खिलौनों पर भी BIS मार्क का होना अनिवार्य कर दिया गया है, जो उसकी प्रामाणिकता को दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। इसी के साथ ही यदि देखें तो भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनको संसद द्वारा किसी कानून के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तो इसके लिए जो एक कानून बनाया गया था वो 2016 में पारित किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान निदेशक डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर लाल सी बर्मन इसके वर्तमान निदेशक है भारतीय मानक ब्यूरो के। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। ऑप्शंस हैं डॉक्टर नारायण के श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र तोमर, डॉक्टर शैला कैनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर शैला कैनी। डॉक्टर शैला कैनी प्रिंसिपल हैं श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये प्रिंसिपल हैं और इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार किसी भी केंद्रीय, राज्य या निजी या स्वैच्छिक संगठनों में काम करने वाले उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को प्रदान किया जाता है और ये नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में? फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी और इन्होंने आधुनिक नर्सिंग की स्थापना के लिए इन्हें जाना जाता है। तो फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल कौन है? एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी और इन्हें जो जाना जाता है वो आधुनिक नर्सिंग की स्थापना के लिए जाना जाता है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया और ये सम्मेलन पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा द्वारा ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के साथ भागीदारी के साथ आयोजित किया गया है। इसी के साथ देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। और रमेश पोखरियाल लोकसभा में सांसद हैं। कहाँ से आते हैं? इनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार है। यह हरिद्वार से लोकसभा में सांसद हैं। चलते वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? ऑप्शन है राजेंद्र दलाल, सुंदरपुरी, आशीष पेठे
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आशीष पेठे। आशीष पेठे और संयम मेहरा को अभी अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में संयम मेहरा और अध्यक्ष के रूप में आशीष पेठे को नियुक्त किया गया, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्षों का कार्यकाल होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद की स्थापना 2005 में हुई थी, और ये भारत में रत्न और आभूषण उद्योग के शीर्ष निकाय हैं। ये लगभग देश भर में लगभग 6 लाख से अधिक के रत्नों और आभूषण कारोबार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अभी कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग ने मिट्टी और पानी के परीक्षण में किसानों की मदद करने के लिए 40 संजीवनी वैन 40 कृषि संजीवनी वैन शुरू की है, और यह किसानों को कीट नियंत्रण के उपाय भी बताएगी। और इसके साथ ही देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी की गई थी, और इस योजना में राज्यों को कृषि क्षेत्र में व्यय के प्रोत्साहन के लिए योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों को कृषि क्षेत्र में खर्चों को प्रोत्साहन करने के लिए और योजना निर्माण के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाती है। वो अपने निर्णय ले सकते हैं यहाँ पर, और इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी किया गया था। वहीं यदि देखें तो कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ सीमा साझा करता है। वर्तमान में यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन है हिमा कोहली, रोमा दास, सुनीता सहगल, आनंदी गुप्ते। तो इसका आंसर होगा हिमा कोहली। तो आज के इस वीडियो पर हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, और आप लोगों के सहयोग से ज़रूर हम इस टारगेट को अचीव करेंगे एक दिन। तो 50 लाइक का टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ साथ लाइक भी ज़रूर करें। तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 8 जनवरी को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और ये शपथ तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने दिलाई है। और इससे पहले हिमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। हिमा कोहली ने न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लिया है। पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय में कौन थे चीफ जस्टिस? राघवेंद्र सिंह चौहान, और राघवेंद्र सिंह चौहान का ट्रांसफ़र करके अभी उन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय का भी गठन किया गया था। उसके बाद दिसंबर 2018 में हैदराबाद उच्च न्यायालय को विभाजित करके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में जारी करने के लिए विभाजित करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसे बाद में 1 जनवरी 2019 को इन दोनों ही उच्च न्यायालयों को अलग अलग कर दिया गया, और ये 2 अलग अलग उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। तो इसी प्रकार देखा जाए तो उच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश का संविधान में जो स्थान है वो कहाँ है? तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ आदि के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति
भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करते हैं। तो कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है या उसकी आयु के संबंध में यदि कोई प्रश्न है तो उस पर निर्णय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। परामर्श वो लेते हैं राष्ट्रपति किसका? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका परामर्श लेते हैं और इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद से हट सकता है या सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव जो कि संसद में आ रहा है वो दोनों ही सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पारित होना उसी सत्र में आवश्यक है जिस सत्र में ये प्रस्ताव लाया गया है। और यह प्रस्ताव यानी कि मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? ऑप्शन है जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, एलन मस्क या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की जगह ली है। तो अमेज़न के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस हैं जिनकी जगह ये ली है। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ हैं। इन्होंने 2019 में मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स की फोर्ब्स लिस्ट में टॉप किया था। इन्हें पहला स्थान मिला था मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स के जो फोर्ब्स लिस्ट है उसमें पहला स्थान इन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने हाई स्पीड परिवहन प्रणाली का विचार दिया जिसे हाइपरलूप कहा जाता है। तो एलन मस्क ने हाइपरलूप की परिकल्पना की है, हाई स्पीड परिवहन प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार देखा जाए तो स्पेस एक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यह अपने उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है, यानी कि फिर से पुनः उपयोग किए जा सकने, रिसाइकल करने के लिए, यानी कि जो रॉकेट एक बार लॉन्च किया गया है उसको दोबारा से यूज़ करने और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल का पुनः उपयोग करने के लिए इन्हें जाना जाता है स्पेस एक्स को मुख्य रूप से। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक ओहो मिजोरम का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया जो कि मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। मिजोरम के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने लिखी है ओ मिजोरम पुस्तक और जिसका विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो पिल्लई एक लॉयर हैं, वकील हैं, एक लेखक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और एक विचारक भी हैं। इन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओह मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न थोड़ा इतिहास से संबंध रखता है और ये अभी कुछ प्रमुख राजनेताओं के जन्म दिवस के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंध रखता है। तो अभ्युदय पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो संबंधी PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।